आरती, रोना बंद करो। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आरती, अब क्या करूं? पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? कैसे हम लोगों का जीवन यापन होगा, ये बताओ मुझे। वो सब तो ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन आपके बिना मैं और बच्चे कैसे कैसे रहेंगे? शादी के बाद मैं आपके बिना मुश्किल से 4 दिन अपने मायके में रुकी हूँ, उसके बाद तो कभी नहीं रुकी हूँ। अब आप इस तरह 15 दिन 20 दिन महीने भर के लिए जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? मेरा मन कैसे लगेगा? अभी देखना, दोनों बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो पूछेंगे पापा कहाँ गए हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? बताइए आप, बच्चे तो आपके बिना रहते भी नहीं हैं। अरे आरती, तुम क्यों टेंशन लेती हो? हमारे चाचा का बेटा है ना, शुभम, वो बहुत प्यार करता है बच्चों से और तुम्हारी भी बहुत देखभाल करेगा। मैं उसे अभी बुलाता हूँ और उसे सारी बात बताकर चला जाता हूँ। मैंने उसे फोन लगाया है, वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन तक जा रहा है, तो मैं उसे समझा देता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी आरती देखो, यदि अच्छी कमाई धमाई होने लगी शहर में तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा, तुम चिंता मत करो। और हाँ, पैसे मैं तुम्हारे फोन पे में भेजता रहूंगा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम ले लेना। लेकिन आरती, इस तरह रोना बंद करो। देखो आरती, इस तरह प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो, शुभम भी आ गया है। अरे शुभम, आओ, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ भैया, क्या बात है, बोलिए। देखो शुभम, मैं तो जा रहा हूँ शहर कमाने, लेकिन मेरी पीठ के पीछे तुम मेरे परिवार का ध्यान रखोगे अच्छे से। अपनी भाभी और अपने भतीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना, मेरे बच्चे बहुत शौक शान वाले हैं, उन्हें घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। और उनकी शौक शान की जो भी चीजें हैं, प्लीज तुम उन्हें लाकर दे देना। जो भी जरूरत होगी पैसों की तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हारे फोन पे में पैसे डालता रहूंगा। अरे हाँ हाँ भैया, आप क्यों टेंशन लेती हैं? मैं हूं ना, क्या मैं इतना नहीं कर सकता अपने भतीजों के लिए? मेरा फर्ज भी बनता है अपने भतीजों के लिए। सुनिए, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, खाना पीना समय पर खाइएगा, और हाँ, फोन करते रहिएगा मुझे, रोज सुबह शाम फोन करिएगा, मैं बहुत याद करूंगी आपको। हाँ आरती, मैं भी तुम्हें और बच्चों को बहुत याद करूंगा। तुम क्या सोच रही हो? क्या मैं शौक से बाहर जा रहा हूँ? मेरी मजबूरी है। बच्चों का पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतने दिन तक तो देख लिया हमने गांव में रहकर, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी परवरिश के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अच्छी परवरिश देना है या नहीं? हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में उनका दाखिला भी कराना है, उनकी हर फरमाइश को पूरा भी करना है। इसके लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। तुम इस तरह रोती रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और फिर कैसे कैसे जाऊंगा बाहर कमाने? तुम ही बताओ मुझे। तुम्हें इस तरह रोते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आरती। रोना बंद करो तुम। चले भैया, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। यदि समय पर नहीं पहुंची तो ट्रेन निकल जाएगी, फिर आपको सीधी कल ही ट्रेन मिलेगी। एक तो बहुत मुश्किल से ट्रेन मिलती है यहाँ से। अभी हमें स्टेशन तक जाने में पूरा 1 घंटा लगेगा। मैंने गाड़ी भी निकाल ली है। हाँ हाँ शुभम, चलो। ठीक है आरती, अपना और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसे रहूंगी मैं अपने पति के बिना? इस घर में तो मेरे बच्चों के और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इतने बड़े घर में कैसे कैसे रहूंगी? बहुत डर लगता है। एक तो मुझे इस घर में इतना बड़ा घर, और ऊपर से घर में कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है जिनका सहारा लेकर मैं घर में रह सकूं। हे भगवान, मेरे पति को जल्द से जल्द बहुत तरक्की देना ताकि वो वापस मेरे पास आ जाएं, वरना हमें ही अपने पास बुला लें। मेरा उनके बिना रहना बहुत मुश्किल है। बाय, अपना ध्यान रखना, खाना समय पर खा लेना, और हाँ, गैस की दवाइयाँ भी रख दी है मैंने। आपको गैस ज्यादा बनती है ना, गैस की दवाइयाँ भी खाते रहना समय समय पर। बच्चों का स्कूल से आने का समय भी हो गया है, उन्हें लेने के लिए तो ये चले जाते थे, अब आज कौन लेने जाएगा बच्चों को? ऐसा करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही लेकर आ जाती हूँ बच्चों को आज स्कूल से। मम्मी, पापा शहर क्यों गए हैं? उनके बिना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मम्मी, पापा कितनी अच्छी अच्छी चॉकलेट लाते थे, है ना? पापा बहुत प्यारे हैं। पापा की याद आ रही है मम्मी मुझे। बेटा, आपके पापा अभी नहीं आएंगे, पापा पैसे कमाने गए हैं, तभी तो आपको अच्छी अच्छी चॉकलेट लाएंगे ना। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर ऐसा करना कि हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। कौन दरवाजा ठोक रहा है? कौन आया होगा इस वक्त? रुक जाओ, जाकर देखती हूँ बेटा मैं। देवर जी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ भाभी, मैंने सोचा जाकर देख लूं, आपको और बच्चे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं देवर जी, अभी तो हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको फोन कर लेंगे। वैसे देवर जी, ट्रेन समय पर मिल गई थी ना? आप इन्हें छोड़ने गए थे? भाभी, भैया ने मेरे कंधों पर आपकी और बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है आप लोगों के प्रति। इसलिए भाभी,
मैं मिलने चला आया हूँ, लेकिन भाभी जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे तुरंत ही फ़ोन लगा देना। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। खाना पीना हो गया ना सबका? नहीं भैया, बस बच्चों के लिए खाना लेने ही जा रही थी, उतने में आप आ गए। ठीक है भैया, अब आप जाइए, मैं अपने बच्चों को खाना खिला देती हूँ। हाँ भाभी ठीक है, आप बच्चों का और अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, दरवाज़ा अच्छे से लगा कर सोइएगा। रात में कोई खटखटाए तो दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं है, खिड़कियों के भी दरवाजे बंद कर दीजिएगा आप। जी भैया, धन्यवाद आपका। ठीक है। नंदिनी, खाना बन गया क्या? लाओ खाना दे दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। अच्छा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें खाना खिलाकर नहीं पहुंचाया क्या? आज दिन भर से तो तुम अपनी भैया भाभी की ड्यूटी ही बजा रहे हो। नंदिनी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे वो मेरे भैया भाभी हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे बहू हैं। यदि मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर भी दिया तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, ताऊ जी का एक ही बेटा है। अब भैया की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और दो दो बच्चे हैं। यहाँ गांव में कुछ नहीं है, इसलिए बेचारे ज्यादा कमा धमा नहीं पा रहे हैं। ताऊ जी के जाने के बाद ताई जी का भी देहांत हो गया, जिसके कारण भैया ने बहुत मुश्किल से अपना घर संभाला है। जैसे तैसे शादी हुई, दो बच्चे हुए, अब उनको पालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो अपना घर परिवार छोड़कर शहर में जाकर कुछ करेंगे काम धंधा। बस उन्हें छोड़कर मैं रेलवे स्टेशन तक गया था। भाभी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बस यही सब देखने के लिए मैं वहाँ से लौट कर आया तो वहाँ चला गया। इसमें इतना भड़कने वाली बात क्या है भला? हाँ हाँ, सारे जमाने का ठेका तो तुम्ही ने लेकर रखा है, भैया भाभी का, भाभी के बच्चों का, और अब तो घर गृहस्थी भी तुम्हें संभालना लगता है उनकी। तुम्हें खाना नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझसे बिना मतलब की बहसबाजी मत करो। तुम अपना काम करो, चलो जाओ। हाँ हाँ, ऐसा तो बोलोगे ही तुम। अब तुम्हारी भाभी जो मिल गई तुम्हें बात करने के लिए, इसलिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। नंदिनी, अपने शब्दों की सीमा का उल्लंघन मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ऐसा ना हो कि मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाए। वाह बेटा, तू गैरों के कारण अपनी बीवी से लड़ रहा है, उस पर हाथ उठाएगा तू? अरे बेटा, वो तेरी अपनी नहीं है, भूल मत तू। गैरों के कारण अपनी गृहस्थी नाश मत कर तू। मैं तुझे बता देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे उनके घर जाने की या उनके बच्चों का पूरा करने की। अरे जैसा गया है वैसे अपने बच्चों के लिए पैसे भी भेजेगा। तुझे क्या पड़ी है, उसकी बीवी है ना उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तू तो बस अपने परिवार का और अपनी बीवी का ध्यान रख, यही बहुत है। वैसे भी तेरी बीवी माँ बनने वाली है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत तेरी है। मम्मी, मैं इतना तो जानता हूँ कि आप शुरू से ताऊ जी को और ताई जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ना ही मनोज भैया को। लेकिन देखो मम्मी, मैं उनका भाई हूँ, भले ही सगा नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन चाचा बड़े कभी हैं तो हम भाई ही है ना। मेरा तो कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन मनोज भैया में मुझे अपना सगा भाई नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो मेरे सगे भाई हैं, मेरा और उनका खून का रिश्ता है। उन्होंने मेरे लिए बचपन में कितना कुछ किया है तो मैं जानता हूँ। मैं स्कूल में गलतियाँ करता था तो भैया अपने सिर पर ले लेते थे और उन्हें टीचर के हाथ मार पड़ती थी। घर में मैं गलती करता था, उधम करता था तो भैया इसमें भी अपना नाम ले लेते थे। कितने बार मेरे कारण भैया ने मार खाई है आप लोगों से, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। और आज भी भैया मेरे साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। बस इसी कारण मैं भैया का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा मम्मी। आपके लिए भले ही वो गैर हूँ, लेकिन मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर रिश्ता है और मैं उनको मरते दम तक मानूंगा। माँ, भैया भाभी ने तो हमेशा अपने घर के बुजुर्ग आपको ही माना है, क्योंकि ताई जी और ताऊ जी तो रहे नहीं, इसलिए हमेशा आपको बड़ों जैसा मान सम्मान दिया है। हर चीज़ में उन्होंने आपको पूछा है। लेकिन आप हो कि पता नहीं क्या दिक्कत है आपको। चाचा ताऊ के बच्चे हैं तो क्या हो गया, हमारा भी तो खून का रिश्ता है ना। आप ऐसी बात क्यों करती हैं? अरे बेटा, मैं सब जानती हूँ। वो लोग तुझे सीधा साधा देखकर तेरा फायदा उठाते हैं, तेरा फायदा उठाना चाह रहे हैं। सोचते हैं कि तुझे अपने घर में लेकर मनोज इस घर की संपत्ति ऐंठना चाहता है। वैसे भी तेरे ताऊजी बोल ही रहे थे कि ये घर पुश्तैनी है, इसमें से आधा हिस्सा चाहिए हमें। हाँ माँ, बोला है ताऊ जी ने, लेकिन गलत नहीं बोला है ताऊ जी ने। और वैसे भी ये घर हमारे दादा दादी का है, इस घर में बराबर का अधिकार ताऊ जी और पिताजी का है, ना कि आपका। पापा तो मान गए थे ताऊ जी को आधा हिस्सा देने के लिए, लेकिन आप हो कि आपने इतना बुरा तांडव किया कि ताऊ जी मजबूरी में पीछे हट गए बेचारे, और पापा को भी पीछे हटना पड़ा और सारा घर आपने ही रख लिया। बस उसी दुश्मनी के चलते आप ताऊ जी और ताई जी से बोलते नहीं थे। वो तो ताऊ जी और ताई जी का देहांत हुआ तो आप गैरों जैसे जाकर खड़े हो गए थे। क्या मुझे पता नहीं है ये बात? शुभम बेटा, तू क्यों मूर्खों के मुंह लग रहा है? भूलो मत, इसी मूर्ख ने तुम्हें करोड़पति बनाया है। तुम्हारे पास क्या था ये बताओ? यदि आज मैं न अड़ी होती उस समय पे जायदाद का बंटवारा करवाने के लिए, तो आज तुम वही रोड पर नुक्कड़ पर दुकान लगाए होते किराने की। अरे वो तो मेरे भैया भाभी सीधे साधे थे, तो जैसी नीच औरत के मुंह नहीं लगना चाहते थे वो, इसलिए बेचारे पीछे हट गए। तेरे जैसी औरत के मुंह लगकर वो अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए बेचारों ने सारा घर सारी संपत्ति छोड़ दी। बेचारे मेरे भैया भाभी जीवन भर एक कमरे के मकान में रहे आए। सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूँ जो मैंने अपने भाई का हिस्सा खाया है। भगवान इस चीज के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाई हिस्सा खाने वाला इंसान महापापी कहलाता है। चाहे 1 रुपए भी हिस्से में क्यों ना आए तो आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों को बांट कर रखना चाहिए। लेकिन तेरे जैसी औरत की वजह से घर टूटा हमारा, और जिसके कारण मेरे भैया और भाभी एक कमरे के मकान में जीवन गुजार दिया उन्होंने। एहसान
नहीं किया है उन्होंने हमारे ऊपर। बता देती हूँ तुम्हें मैं, तुम्हारे माँ बाप को मैंने रखा था अपने साथ में, मैंने सेवा की है उनकी। हाँ हाँ, बड़ी भारी सेवा करवा ली मेरे माता पिता ने तुझसे। अरे तेरे शादी के 6 महीने बाद तो वो बेचारे खत्म हो गए हैं, उसके बाद में 1 साल बाद मेरी माँ खत्म हो गई है, तो कितनी सेवा कर ली तूने। और मेरे माता पिता के हाथ पैर चलते थे, बता ही देता हूँ तुझे। तूने कोई उनके गंदे कपड़े नहीं धुले हैं, ना ही तूने उनका उठना बैठना करवाया है, और ना ही उनके पैर हाथ दाबे हैं। हाँ, दोनों टाइम उन्हें खाना पीना बना कर देती थी तू जरूर, जिसके बदले में तूने मेरे भैया भाभी से उनका हिस्सा छीन लिया। अरे निर्लज्ज औरत, भुगतेगी तू, देख लेना। भले ही मेरे भैया भाभी तेरा तांडव देखकर पीछे हट गए, लेकिन मैं उनके बेटे और उनके बहू को सारा हिस्सा जरूर देकर रहूंगा। जो उनका हक का है वो तो दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर बोझ लेकर नहीं मरूंगा। ये कर्ज है मेरे जीवन पर, ये समझ ले। हाँ हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो कहता हूँ आप आने वाले 6 महीने के अंदर ही वसीयत बनवा लीजिए और आधी जायदाद ईमानदारी से बड़े भैया को दे दीजिए। बेचारे मनोज भैया कितने परेशान हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बेचारे शहर में कमाने के लिए रह रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं 2-2 कौड़ी के लिए। आज उनके पास थोड़ी बहुत धन संपत्ति रहेगी तो कम से कम वो उसे बेच खर्च कर या कुछ भी करके अपना भरण पोषण तो कर सकते हैं, अपने बच्चों बीवी से दूर तो नहीं रहेंगे। देखती हूँ कि इस घर से कौन फूटी कौड़ी ले जाकर उसको और उसकी पत्नी को देता है। हाँ हाँ, देख लेना देख लेना। हाय राम, ये जाड़ा जाड़ा तो हमें इतना लग रहा है कि क्या बताएं। बुखार के मारे गला सूखा जा रहा है, सारा शरीर तप रहा है। मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ 8-15 दिनों के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो बहू? मुझे इतना बुखार है, पूरा शरीर तप रहा है, और तुम मुझे इस तरह छोड़कर मायके जा रही हो? तुम्हें जरा भी अकल है या नहीं है? मैं कैसे कैसे इतने बड़े घर का अकेले काम करूंगी? मेरा जी मुझसे नहीं चल रहा है, उठकर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। मम्मी जी, तो मैं क्या करूं? मैं इस घर की कोई अकेली नौकरानी थोड़ी ना हूं। अकेले अकेले इतने बड़े घर का काम कैसे करूं मैं? घर में बोलती हूं कि एक नौकरानी बुला लो, तो नौकरानी भी नहीं बुलाते हो आप लोग। अरे कोई काम करने को देखता ही नहीं है इस घर में, तो कहाँ से लेकर आ जाऊं मैं? किसी को जबरदस्ती पकड़कर यहाँ काम कराने के लिए लेकर आऊं क्या? अच्छी भली रहती हूँ तो मैं खुद तुम्हारे साथ काम कराने लग जाती हूँ ना। मैं ऐसा कुछ नहीं जानती मम्मी जी, आप जानो, आपका घर जाने। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, मैं इस तरह नौकरों की जैसे काम नहीं कर सकती। क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें समझ में आना चाहिए, पूरे 10 दिन हो गए हैं, तुम्हारी सास की इतनी तबीयत खराब है, उठकर बिस्तर से बैठ नहीं रही है वो, और तुम अपने मायके जा रही हो? इस तरह मुसीबत में छोड़कर तुम अपने ससुराल वालों को मायके में जाओगी? अपनी सास की हालत तो देखो। तुम चली जाओगी तो घर में खाना पीना, झाड़ू बर्तन कपड़े कौन करेगा? मुझे और शुभम को खाना बनाकर कौन देगा? तुम्हारी सास की देखभाल कौन करेगा? पापा जी, आप तो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। बहू हूँ, बहू मैं। करोड़ों की संपत्ति किस लिए है ये बताइए? कहीं से भी एक काम वाली ढूंढ कर लाइए ना। मुझसे नहीं होते ये काम धंधे, मैं बता देती हूँ। मेरे साथ एक व्यक्ति होना चाहिए हेल्प करवाने के लिए। अब आपसे तो मैं झाड़ू बर्तन कपड़े करवा नहीं सकती, आपका बेटा दिन भर काम पर रहता है तो उससे भी क्या करवा लूँ मैं? और वैसे भी जो टाइम बचता है उसकी भाभी से उसे फुर्सत नहीं है। बहू, जरा सोच समझ कर बोलो, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अपने पति के बारे में इस तरह से बोल रही हो? पापा जी, मैं ये कुछ नहीं जानती, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, मतलब जा रही हूँ, मुझे कोई भी रोकने की जरूरत ना करे। शांति, तुम्हारी तबीयत अब कैसी लग रही है? फिर से डॉक्टर को बुलाऊं क्या एक बार? नहीं नहीं, रहने दीजिए, डॉक्टर को मत बुलाइए। अब वो तो चली गई है, जैसे भी बनेगा मैं करूँगी धीरे धीरे काम, जाने दीजिए उसे। शांति, तुम्हें इतना ज्यादा बुखार है, तुम खड़ी नहीं हो सक रही हो, उठकर बैठती हो तो चक्कर आने लगती हैं। तुम कैसे कैसे घर का काम करोगी? कोई काम वाली बाई भी तो नहीं मिलती है यहाँ काम करवाने के लिए। अरे डबल पैसे देने के लिए तैयार हैं हम, फिर भी कोई काम करना नहीं चाहता है। फिर भी मैं जाकर देखता हूँ, यदि कोई काम वाली बाई मिलती है तो जाकर ढूंढ कर लाता हूँ मैं। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी, आप जा रहे हैं घर में, क्या बात है? खुश रहो बिटिया, खुश रहो। वो क्या है बिटिया कि बहू मायके चली गई है कुछ दिनों के लिए, अब घर में काम करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है घर का सारा काम। अरे नंदिनी मायके गई है तो चाची जी तो है ना, चाची जी के होते हुए आप घर में काम कर रही हैं। अरे बिटिया, तेरी चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बिस्तर से उठ बैठ नहीं सक रही है। आज 2 दिन हो गया है, सारे घर का काम मैं ही कर रहा हूँ। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है बेटा। काम वाली ढूंढने गया था लेकिन कोई काम करने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। टाइफाइड हुआ है ना तेरी चाची को, इसलिए दवा गोली तो चालू है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि धीरे से आराम लगेगा। अब उसका भी सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, ऊपर से शुभम का ऑफिस देखना, उसका काम देखना, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। उसका टिफिन से लेकर कपड़े लत्ते धोने धाने का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। चाचा जी, यदि चाची जी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं घर में आकर 2-4 दिनों के लिए आप लोगों की सेवा कर सकती हूँ, यदि चाची जी राजी हो तो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुझे बुलाने के लिए चला आऊंगा, तू परेशान मत हो। वैसे तू कहाँ जा रही थी अभी? वो चाचा जी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी तो घर के सामने से निकलते वक्त आप दिख गए, इसलिए आपसे बात करने लगे। मैं जाती हूँ चाचा जी, बच्चों की छुट्टी हो गई होगी। हाँ हाँ बेटा ठीक है। और बेटा फोन ऑन आया कि नहीं मनोज का? हाँ चाचा जी, कल ही उनका फोन आया था। हर दिन शाम को फोन कर लेते हैं और पैसे भी फोन पे में डालते रह रहे हैं। उनका काम वाम भी अच्छा जम गया है चाचा जी, अभी अगले हफ्ते आने वाले हैं वो।
चलो बढ़िया है बेटा, भगवान मनोज को खूब तरक्की दे, खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे हमारा बेटा। जी चाचा जी, ठीक है चाचा जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, तुझे बच्चों की छुट्टी हो गई होगी। बेचारी भाभी कभी फोन तक नहीं लगाती है, आज सब्जी ले जाकर दे देता हूँ। अच्छा हुआ कि भैया ने रात में फोन करके मुझे बता दिया कि घर में सब्जी नहीं है, इसलिए मैंने ले आया। अच्छा तो ये बात है, ये मेरे पीठ पीछे इस तरह रंगरलियां मना रही हैं अपनी भाभी के साथ, इसलिए तो मेरे मायके जाने के बाद एक दिन भी फोन करके तक नहीं पूछा है मुझसे। अरे भैया आपने क्यों तकलीफ उठाई, मैं तो खुद ही सब्जी लेकर आ जाती मार्केट से। भाभी मुझे भैया भी बोलती हो और भाई का फर्ज भी नहीं निभाने देती हो। क्या हुआ यदि मैंने सब्जी ला भी दी तो? मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो भैया ने फोन करके बता दिया कि घर में सब्जी नहीं है। आप तो मुझे कोई बात बताती भी नहीं है फोन करके, आप शायद मुझे अपना कुछ नहीं समझती हैं, तभी तो मुझे बताती नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है आपको बताना। अरे भाभी इसमें परेशानी वाली क्या बात है भला, ये लीजिए सब्जी। शुभम भैया, चाचा जी की तबीयत कैसी है अब? कल मुझे चाचा जी ने बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, और नंदिनी को भी ऐसे समय पर मायके जाना था क्या? अब आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है भाभी, नंदिनी का स्वभाव तो आपको पता ही है, और ऊपर से मम्मी भी तेज स्वभाव की हैं, इसलिए दोनों की बहुत कम पड़ती है। अब नंदिनी चली गई है मायके, पापा को अकेला काम करना पड़ रहा है, मैं भी अपने काम पर चला जाता हूँ। घर के काम करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है भाभी। भैया पारिवारिक तनाव के कारण मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं जाकर कुछ दिन चाचा चाची जी की सेवा कर दूं। भाभी इतना सब होने के बाद भी आप मेरे माँ बाप के लिए इतना कुछ सोच रही हैं, बहुत बड़ी बात है भाभी। ये बहुत अच्छा समय है परिवार को एक करने का। भाभी प्लीज़ आप चलिए, 2-4 दिनों के लिए चलकर घर में काम करिए, उनकी सेवा करिए। मैं जानता हूँ कि हमारे परिवार के बीच जो तनाव बना है वो ज़रूर दूर हो जाएगा। लेकिन भैया चाची जी, माँ को मैं संभाल लूँगा, आप परेशान मत होइए। और वैसे भी माँ की इतनी हालत ख़राब है कि माँ बोल तक नहीं पा रही हैं ठीक से, उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है। तो उनके लिए तो ये और भी अच्छी बात है ना कि कोई आकर उनका घर संभाल रहा है, जबकि उनकी बहू घर छोड़कर जा चुकी है। प्लीज़ भाभी चलिए, थोड़े दिनों के लिए चलिए, ऐसे में क्या है कि हमारे परिवार के बीच की बनी दूरियाँ भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है भैया, यदि आप बोल रहे हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चाची जी अभी आपकी तबीयत कैसी है? क्यों आई हो तुम यहाँ? किसने बुलाया? किसके कहने पर तुम यहाँ आई हो? माँ भाभी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि आपकी हालत इतनी ख़राब है, आप ऐसी हालत में काम कैसे कैसे करोगी, इसलिए भाभी आपकी सेवा करने के लिए 2-4 दिनों के लिए आई हैं। जब आप ठीक हो जाओगी तो वो खुद ही चली जाएंगी। अरे बाप रे चाचा जी, इनको तो बहुत तेज फीवर है। बेटा दवा गोली तो सब दे दिया है हमने, और क्या करें? अब डॉक्टर बोलता है कि दवा गोली से ही आराम लगेगा। चाचा जी मैं चाचा जी को पट्टी रखती हूँ, पट्टी से ठीक हो जाएगा। उन्हें 2 पानी की पट्टी रखूंगी माथे पर तो बुखार ठीक होगा। चाची जी बस थोड़ी देर बाद आपको देखना आराम लग जाएगा। चाची जी अब आपका फीवर थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि आधे घंटे से पट्टी रख रही हूँ मैं। चाची जी अब जल्दी से आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, उसके बाद आपको फिर से मेडिसिन दे दूंगी मैं। पूरे 5 दिनों तक आरती ने अपनी चाची सास की बहुत सेवा की, सारे घर का काम करती थी। अपने देवर शुभम को टिफिन बना कर देना, उसके कपड़े धुलना, अपने चाचा ससुर के कपड़े धुलना, उनकी सेवा करना, सारे घर के काम करती थी बेचारी। 5वें दिन चाची जी को आराम लग गया और उन्हें कुछ अच्छा महसूस होने लगा। अब वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठने लगी और उन्हें इस बात का एहसास हुआ, बेचारी ने कितनी सेवा की है मेरी। मैं हमेशा इन लोगों को कितना भला बुरा बोलते रही, लेकिन आज यही बुरे वक्त पर मेरे काम आई और मेरी बहू तो घर छोड़कर भाग गई। मुसीबत के समय ही अपनी और पराइयों का पता चलता है। चाची जी लाइए आज आपके बाल बांध देती हूँ, कितने दिनों से आपने कंघी नहीं की है, आपके बाल भी एकदम उलझ गए हैं। ये देखिए चाची जी कितनी बढ़िया कंघी हो गई है आपकी, अब आप कितने अच्छे दिख रहे हो। अरे वाह शांति, अब तो तुम एकदम स्वस्थ दिख रही हो। देखो बहू ने तुम्हारी सेवा कर कर तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। ठीक है चाचा जी, अब मैं भी घर चलती हूँ, बच्चों का स्कूल का आने का टाइम हो गया है, उन्हें भी स्कूल से लाना पड़ेगा, फिर शाम को आती हूँ। अरे नंदिनी तुम आ गई, आओ। तुम होती कौन हो मेरे घर में मुझे बुलाने वाली? मेरे घर में कब्जा करने के लिए आई हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस घर में आने की? मेरे घर में कब्जा करना चाहती हो? मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आई हो तुम? मेरे पति को भैया भैया बोलकर सैया बनाना चाहती है। जुबान संभाल कर बात करो, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें थोड़ी भी अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? पापा जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ। ये औरत मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश कर रही है। इसका पति तो है नहीं, कमाने के लिए चला गया है, इसलिए ये नंदिनी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देवर जी को अपने भैया माना है। अरे मेरे सास ससुर की और मेरे पति की प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी नीयत डोल गई। अब तुम्हारे पास तो इतना कुछ है नहीं, इसलिए अपने पति को गांव से बाहर भेजकर यहाँ गुलछर्रे उड़ाना चाहती हो, मेरे पति को अपने कस्बस में करना चाहती हो, उस पर डोरी डालना चाहती हो ताकि इनकी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा सको। तभी तो अपने पति की गैर मौजूदगी में मेरे पति को अपने घर बुलाती हो, और मैं जब अपने मायके चली गई तो यहाँ मेरे घर में आकर बैठ गई तू। बस करो नंदिनी, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुम्हें
ये सब बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तुम ये सब अधिकार खो बैठी हो। हे राम। चाची जी आप ठीक तो है ना? आप लेट जाइए चाची जी। शांति, तुम आराम करो। मुझे सब पता है, तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मेरी गैर मौजूदगी में अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम। बदतमीज औरत, आज तेरा गला घोटकर मैं आज तेरी जान ही ले डालूंगा, फिर इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़ेगा। अरे बेटा छोड़ दे बहू को, छोड़ दे, मर जाएगी वो, छोड़ दे, गला छोड़ दे उसका। पापा, जो इस औरत ने मेरी और भाभी के रिश्ते पर पाप लगाया है, उसे मैं इसे मार कर धो डालूंगा। देवर जी ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए देवर जी उसको। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़, मेरी कसम है तुझे। तुमने इस पराई औरत के कारण तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर। जा जा, तुझे रोक भी कौन रहा है और तुझे बुला भी कौन रहा है? अरे तू ऐसे मुसीबत के समय पर हमें अकेला छोड़कर गई थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को तेरी थी। मम्मी जी आप मेरे लिए ऐसा बोल रही हैं? आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब मैं इतनी ज्यादा बीमार पड़ी थी उस समय पर तू मेरे साथ नहीं थी। उस समय पर मेरी बहू आरती मेरे साथ थी, मेरी बड़ी बहू आरती मेरे साथ थी, जिसने मेरी सेवा की। आज इसी की बदौलत मेरी जान बची है, वरना तो मेरा राम नाम सत्य हो गया होता। मेरे भूखे पति को, भूखे बच्चे को खाना खिलाया है, मेरा घर संभाला है। सही मायने में बहू यही है मेरी। तू चली जा यहाँ से। हाँ जा रही हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। नहीं चाची जी ऐसा मत करिए। नंदिनी रुक जाओ, गुस्से क्रोध में अपना घर मत तोड़ो। चल हट, पहले तो मेरा घर तोड़ दी, अब मुझे तसल्ली दे रही है। नंदिनी मत जाओ, देवर जी रोक लो उसे। चाचा जी चाची जी रोक लो उसे। नहीं बेटा जाने दे उसे। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी इतनी नाइंसाफी करने के बाद भी तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। अब मैं तुम लोगों को तुम्हारा सारा हिस्सा लौटा दूंगी बेटा। नहीं चाची जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा परिवार एक रहे, हमें और इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। चाची जी बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। अब तो नंदिनी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके बाद आरती घर से निकली है, उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो जैसे ही सोनी रास्ता पाएगी तो आरती को खत्म कर देगी और चाकू लेकर आरती के पीछे जाने लगी। नंदिनी के पीछे एक बाइक सवार लड़का आ रहा था, उसने बहुत हार्न मारा, लेकिन इतनी ज्यादा गुस्से में थी नंदिनी कि उसे अपने आगे पीछे वाले कोई नहीं दिख रहे थे। बाइक सवार ने नंदिनी को बहुत बचाना चाहा, लेकिन नंदिनी है कि बार बार उसकी गाड़ी के सामने ही आ जाती थी। अरे ये तो नंदिनी है। नंदिनी तुम कहाँ से आ गई यहाँ? हे भगवान कोई मेरी मदद करो, नंदिनी को लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कितना खून आ रहा है मेरी नंदिनी को। इसे लेकर हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो इसे लेकर। नंदिनी तुम ठीक तो हो ना? हाँ अब आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। धन्यवाद मेरा मत करिए, धन्यवाद अपनी भाभी आरती का करिए। इन्होंने सही समय पर यहाँ, यदि इन्हें नहीं लाया होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और हाँ एक्सीडेंट होने के कारण बहुत खून बह गया था, इन्होंने अपना खून दिया है इसे, तब जाकर इसकी जान बची है। क्या भाभी ने खून दिया है नंदिनी को? हाँ नंदिनी और आरती का ब्लड ग्रुप एक ही है। भाभी आपने तो नंदिनी की जान बचाकर मुझे अपने एहसानों तले दबा लिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे देवर जी ये कैसी बात कर रहे हैं? नंदिनी की जगह में यदि कोई भी इंसान होता तो भी मैं उसके लिए ऐसा ही करती। और वैसे भी नंदिनी मेरी छोटी बहन की तरह है, तो ये तो मेरा फर्ज ही था ना। बेटा आज तूने साबित कर दिया है कि तू मेरी जेठानी जी की बहू है। मेरी जेठानी जी भी ऐसे ही त्याग, समर्पण और बलिदान वाली भाव की औरत थी। मुझे आरती दीदी से बात करनी है। हाँ बोलो नंदिनी क्या बात है? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, आपको कितना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि आपको जान से मारने की भी कोशिश की। ये सब जानते हुए आपने मेरी जान बचाई, अपना खून देकर मुझे अपना एहसानों तले दबा लिया दीजिए आपने। मैं आपका ये उपकार, आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मेरे शरीर का हर एक खून का कतरा आपका ऋणी रहेगा। नंदिनी ऐसा मत बोल। नहीं दीदी, भगवान तो मुझे कभी माफ नहीं कर सकता, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए दीदी। बोलिए ना दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया ना, बोलिए। नंदिनी मैं तुमसे कभी नाराज थी ही नहीं, तो माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन की तरह मानते आई हूँ। हाँ हम लोगों के रिश्तों में जरूर दूरियां थी, लेकिन मेरे दिल में तुम लोगों के प्रति मान सम्मान प्रेम उतना ही था जितना आज है। दीदी मैं कभी आपको और भैया को समझ ही नहीं पाई, अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। कहाँ आपकी जान लेने चली थी और यहाँ आपने मेरी जान बचा ली। नंदिनी मेरा और देवर जी का रिश्ता गंगा मैया के जल की तरह पवित्र है, इसलिए नंदिनी दोबारा कभी जीवन में इस तरह की भावना अपने मन में मत लाना तुम मेरी बहन। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा दोबारा कभी मत करना। देवर जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं नंदिनी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मैं जानती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में हो या किसी भी रिश्ते में हो, विश्वास बहुत जरूरी है, और एक बार यदि विश्वास टूटा ना तो फिर वो विश्वास कभी नहीं बनता है। हाँ जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैं जीवन भर इस बात को गांठ बांध कर रखूंगी।
बहुत जल्द शांति जी ने मनोज को शहर से बुलाया और मनोज के हिस्से में जितनी भी जमीन जायदाद थी खुशी खुशी शांति जी ने उसमें साइन कर दी और मनोज को दे दिया। मनोज का तो शहर में ही व्यवसाय जम गया था, इसलिए मनोज ने गांव की जमीन जायदाद को बेचकर अपना परिवार भी शहर में ले जा लिया और शहर में शिफ्ट हो गया। अब दोनों परिवारों के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई थी। समय समय पर दोनों परिवार मिलते थे और खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।